नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आईबीएस 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। नक्सली हमले के चलते कर्नाटक दौरा भी रद्द, कहा अंतिम दौर में लड़ाई। नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ली उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कई अधिकारी रहे मौजूद। मिशन 2023 को लेकर एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक आज। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा होंगे शामिल। शाम 7 बजे भाजपा सांसद और विधायकों के साथ होगा मंथन। मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय। भोपाल की विशेष अदालत में हुई सुनवाई। वीडी शर्मा पर लगाए थे व्यापम घोटाले में मिलीभगत के आरोप। छत्तीसगढ़ में सबको भत्ता पूरा भत्ता अभियान के तहत भाजयुमों का प्रदर्शन जारी। राजनांदगांव, खैरागढ़, जशपुर और सूरजपुर में रोजगार कार्यालय का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली लौटे सूडान हिंसा में फंसे भारतीय। भोपाल का जयंत केवलानी भी लौटा स्वदेश। आईबीएस 24 की मुहिम का बड़ा असर। चलिए तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी कर्नाटक के उडुपी जिले का करेंगे दौरा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज। गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। ऑपरेशन कावेरी के तहत और 360 भारतीय एयरलिफ्ट। आज खुलेंगे उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट। आईपीएल में राजस्थान चेन्नई के बीच मुकाबला आज। रुक करेंगे नक्सली घटना से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद नक्सलियों ने फिर से बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 10 डीआरजी जवान और निजी ड्राइवर शहीद हो गए। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हमला 2 साल बाद नक्सलियों ने किया है। और ब्लास्ट के बाद आज सुबह की ताजा तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क के चारों ओर परखच्चे उड़े गाड़ी का मलबा पड़ा हुआ है। तो ये ताजा तस्वीर देख रहे हैं आप। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर कल जहां पर हमला हुआ वहां की ये तस्वीर है। तो वाहन के परखच्चे उड़ गए थे और बड़ा सा कई फीट गड्ढा यहां पर हो गया था। और ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर आज सुबह की ताजा तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कल जिस तरीके से यह हमला हुआ, उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में सेना के जवान पहुंचे, फोर्स पहुंच गई और रिकवर किया गया बॉडी को। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप आज सुबह की ताजा तस्वीर, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है कल के हमले के बाद, एक बड़े हमले के बाद। और यहां पर खच्चे उड़ गए थे वाहन के, तो चारों तरफ ये टुकड़े बिखरे हुए हैं और सड़क के चारों ओर मलबा फैला हुआ है। 10 जवान शहीद हुए थे। एक ड्राइवर भी, निजी वाहन ड्राइवर भी शहीद हुआ। और आईबीसी 24 आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो की ताजा तस्वीर दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क के चारों ओर गाड़ी का मलबा बिखरा हुआ है। ये वही वाहन है जिसमें कल आईडी ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, कई फीट यहां पे गहरा गड्ढा हो चुका है। तो ग्राउंड जीरो की ताजा तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। रनपुर
में यह हादसा हुआ और वहीं की ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी बीच दंतेवाड़ा से एक और अहम खबर, शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल नक्सली हमले में शहीद हुए थे 10 जवान। शवों को पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा होगी। तो दंतेवाड़ा हमले में हुए शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए थे और शवों को पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ होंगे। सीएम भूपेश शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कल आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ था। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। तो आज सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे दंतेवाड़ा में और यहां पर श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। और आज यहां पर करली में श्रद्धांजलि जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो कल से लेकर आज तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश इस वक्त दंतेवाड़ा में मौजूद हैं, तो स्टार जन रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे वेद प्रकाश का। आज वहां पर वेद प्रकाश ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमने दिखाई है। सुबह से वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल क्या वहां अब भी फोर्स है और क्या अब भी वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? जी हाँ राहुल, क्योंकि घटना के बाद ऐसा हमेशा होता है कि पुलिस आसपास के इलाकों में सर्चिंग करती है ताकि इस घटना से जुड़े अहम सुराग वो जुटा सके और जो भी लोग या नक्सली इस घटना में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी हो सके या उन्हें इनकाउंटर में ढेर किया जा सके। लेकिन आज का जैसा कार्यक्रम है राहुल, अभी मैं जिला अस्पताल में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो जवानों का पार्थिव शरीर है उनका पीएम कल देर रात ही कराया गया था और उसके बाद आज इन शवों को पुलिस लाइन कारली ले जाने की तैयारी की जा रही है और पुलिस लाइन में इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो यहाँ वो तमाम इंतजाम करने पुलिस ने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये कुछ ताबूत रखे हुए हैं, 11 ताबूत हैं। ये सारे 11 शवों को पुलिस लाइन कारली ले जाएगा और वहाँ पर इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुलिस लाइन कारली में आयोजित है और इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो एक बड़ी घटना है क्योंकि एक साथ हमने 10 जवानों को खोया और इस पूरी घटना ने देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि चुनाव से पहले आमतौर पर नक्सली मूवमेंट देखने को मिलता है और ये इस घटना को भी उसी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर एक संकेत भी है कि नक्सली अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे इस चुनाव को किसी भी तरीके से बाधित करने के लिए। तो अभी जो ताज़ा हालात आप देख पा रहे हैं राहुल कि यहाँ पुलिस लाइन कारली में शवों को ले जाया जाएगा और वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। राहुल, और तस्वीरें भी आपने दिखा दी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे। नरेश, चूंकि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और साथ ही अगर आगे की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्या नक्सली इसके बाद उनका अगला कदम क्या हो सकता है? अमूमन ऐसे समय में वो क्या करते हैं आगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और पुलिस लाइन का जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है और समूचे, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद ही अलर्ट मोड पर है पुलिस भी, तो जो ऑपरेशन या अंदरूनी इलाकों में फोर्सेज हैं उनको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा
इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस दौरान माओवादी किसी और तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना कर पाए। इसके अलावा देखिए कि अमूमन जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है उसके तुरंत बाद जरूर फोर्स ये कोशिश करती है कि जवाबी हमले की तैयारी की जाए, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस हमले से जो गड़बड़ियां हुई हैं या चूक हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए बाद में किसी न किसी ऑपरेशन की प्लानिंग और तैयारी की जाएगी। आपने देखा था कल रायपुर पीएचक्यू में इसे लेकर बैठक भी हुई थी, तो आने वाले समय में फोर्स भी इस तैयारी के साथ उतरेगी कि माओवादी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसके रोकथाम के साथ उन्हें जवाबी हमले कर किस तरह से जवाब दिया जा सकता है इस घटना का, इसकी तैयारी की जाएगी। तो ये फिलहाल है, और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इसलिए फिलहाल सभी आला अधिकारी के साथ साथ जो बस्तर संभाग मुख्यालय के प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं वे भी जवानों को श्रद्धांजलि देने आएंगे। और अगर आप देखें तो ये काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा माओवादियों को जो नुकसान हो रहा था वो डीआरजी के जवानों से हो रहा था, जो कि आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं, जो अब पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में भी 8 जो 10 हैं इनमें से 8 लोग आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं जो अब पुलिस जवानों के साथ काम कर रहे हैं। ये इलाका उनसे चीर परिचित था, बावजूद इसके उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन माओवादी जानते थे कि ये फोर्स के इन जवानों को नुकसान पहुंचाना आवश्यक है ताकि उनको रणनीतिक बढ़त मिल सके। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डीआरजी के जवान जो कि माओवादियों के लिए मुसीबत साबित हो रहे थे उन्हें टारगेट करते हुए ये हमला माओवादियों की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, और आत्मसमर्पित यानी कि उनके अपने बीच के लोगों पर ही उन्होंने हमला किया है, और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई और तैयारी हमेशा चलती रहती है। नरेश, ये साफ तौर पर समझ में आता है। स्टार का रुख करेंगे। स्टार, एक कल बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि हमेशा इस तरह के हमलों के बाद बड़ी बैठक होती है। कल मुख्यमंत्री ने कहा ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम दौर की लड़ाई है, तो इन बैठकों का कितना असर पड़ता है? हमने देखा है कि पहले भी इस तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है फिलहाल नक्सल हमलों में दो साल बाद ये हमला हुआ है, बड़ा हमला, लेकिन नक्सल मामलों में कमी नहीं आती। देखिए, इसमें थोड़ा सी इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि कल भी जो इंसिडेंट हुआ है वो डायरेक्ट आमना सामना नहीं हुआ है। ये आईईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि शायद नक्सली जो पुलिस का जो मूवमेंट है या जो गवर्नमेंट की रणनीति है नक्सलियों के खिलाफ, उसका असर है कि नक्सली थोड़ा सी बैकफुट पे और अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए कि हम अभी भी मौजूद हैं, इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं। जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए, क्योंकि पिछले समय देखा जाए तो फोर्स को काउंटर अटैक में जितना नुकसान नहीं हो उससे ज्यादा नुकसान ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें हुआ है। तो कल की जो घटना के बाद पीएचक्यू में डीजीपी ने बैठक ली थी, उसमें यही मुख्य रूप से रणनीति बनी कि किस तरीके से इस प्रकार के हमले को रोका जाए, क्योंकि नुकसान इसी में ज्यादा हो रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये अंतिम लड़ाई पे चल रही, क्योंकि काउंटर अटैक में डायरेक्ट में नक्सली काफी समय से कोई अटैक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ है जिसमें फोर्स को नुकसान पहुंचा हुआ। हाँ, बीच में कुछ छुटपुट वारदातें होती रहती है, लेकिन बड़ी वारदात कोई नहीं हुई है। तो मूवमेंट यही रहेगा कि किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए ताकि इस प्रकार के जो हमले होते हैं उससे बचा जा सके और उसको टाला जा सके, क्योंकि फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं हमलों से हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अंतिम लड़ाई है, निर्णायक दौर पर है, क्योंकि लगातार नक्सलियों के खिलाफ सरकार रणनीति बना रही है और उनको बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ बैठकें हुई हैं, देखना ही होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक करेंगे वेद प्रकाश का। वेद प्रकाश, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें जहां पर यह हमला हुआ, अगर पिछले इतिहास की पिछले दौरों की बात करें, तो क्या यहाँ पर इस तरीके से नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है क्या? और क्या इस तरीके के हमले की फिराक में पहले भी नक्सली रहे हैं क्या? बिल्कुल राहुल, क्योंकि ये जो इलाका है अरनपुर का, ये काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ से कुछ दूरी पर सुकमा का बॉर्डर लग जाता है। तो ये दंतेवाड़ा और सुकमा का बॉर्डर एरिया भी है, और ये इलाका वर्तमान में दंतेवाड़ा के नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाता है। तो गोंडेराज इस तरह के गांव यहाँ पर पड़ते हैं जहाँ पुलिस या आम लोगों की पहुँच बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यहाँ विकास कार्य हो पाए हैं। तो नक्सली भी अक्सर ऐसे ही जगहों को चिन्हांकित करते हैं जहाँ पर प्रशासन, शासन और पुलिस की पहुँच नहीं हो। तो ये एक वही इलाका है, और इससे जो लगे हुए इलाके हैं उन गाँव में नक्सलियों की गहरी पकड़ है। और अगर कुछ समय पहले 2 साल पहले की बात करें हम, तो इसी बुरगुम इलाके में ही एक बड़ा माओवादी हमला भी हुआ था नीलावाया सड़क पर, जहां पर एक न्यूज़ चैनल के कैमरामैन और 3 जवान शहीद हो गए थे।
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। तो जी। ये इस इलाके को माओवाद प्रभावित इलाका कहा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके में आज भी सड़कें, पुल पुलिया ये नहीं बन पाए हैं, जिसके वजह से पुलिस को अपने ऑपरेशन चलाने में और ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन शासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये से नक्सल प्रभावित होने की वजह से पुलिस भी कम ही आना जाना करती है, और जब भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना होता है तो एक बड़ा टीम, बड़ी संख्या में जवानों को इस इलाके में उतारना पड़ता है। तो काफ़ी सारी समस्याएं, चूँकि इस इलाके में पुल पुलिया नहीं है तो बारिश के समय में भी यहाँ ऑपरेशन प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके के ही जगहों को नक्सली चुनते हैं और अपने ठिकाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। राहुल, नरेश, आपने एक बहुत अहम बात कही थी कि यहाँ पर आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनको निशाना उन्होंने बनाया, जो उनके अपने ही साथी थे। तो क्या ये उन्होंने खास तौर पर इसीलिए ये हमला किया? क्या आत्मसमर्पित जो उनके साथी हैं, जो सबसे ज़्यादा इनपुट रखते हैं उस क्षेत्र के बारे में या फोर्स को इनपुट देते हैं, क्या ये खास तौर पर उन्हें ही निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया क्या? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है जिस जगह घटना हुई है, और ज्यादातर जो आत्मसमर्पित माओवादी जो अब पुलिस के साथ डीआरजी जवान की तरह काम कर रहे हैं, इनमें से लोग दरभा डिवीजन क्षेत्र के ही थे। मतलब वही दरभा डिवीजन जिस इलाके में पहले ये लोग कभी सक्रिय रहे, पुलिस के विचारधारा से प्रभावित होते हुए, पुलिस के प्रयासों से प्रभावित होते हुए आत्मसमर्पण इन्होंने किया, और अब उन्हीं इलाकों में ऑपरेशन के लिए भेजे जा रहे थे माओवादियों के ही खिलाफ। तो जाहिर है इससे माओवादियों को तकलीफ होना, और उनके जो हाइडआउट्स हैं उनको ये लोग काफी अच्छे से समझते थे, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि माओवादियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की इन जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से, ताकि एक जो मनोबल है वो कम हो, और माओवादियों की मौजूदगी और उन्हीं इलाकों में जिन इलाकों में कभी ये लोग आत्मसमर्पित माओवादी काम करते थे, उन इलाकों पर उनको नुकसान पहुंचाकर एक मैसेज दिया जा सके। तो ऐसा लगता है ये एक योजनाबद्ध तरीका था। और बस्तर में आप गौर करके देखें तो लंबे समय से एसटीएफ हो या फिर डीआरजी के जवान हो, ये एक फोर्स के लिए मजबूत पंक्ति की तरह रहे हैं, और ज्यादातर बड़े ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल सीआरपीएफ और कोबरा के साथ भी किया जाता रहा है। और इनका जो कामयाबी का स्तर है वो बेहतर रहा है, क्योंकि ये स्थानीय बोली भाषा के जानकार होते हैं, और इसकी वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी आसानी से अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर एक बेहतर ऑपरेशन संचालित कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसे ही ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर ये जो टुकड़ी है इसको निशाना माओवादियों की तरफ से बनाया गया है। बिल्कुल, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ये हमला किया गया, साफ तौर पर ये समझ में आता है। आप तीनों का मैसेज जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, और जिस तरीके से वेद प्रकाश हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, ताज़ा तस्वीरें, यहाँ पर तैयारी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर पहुंचेंगे, आज जो शहीद जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी बनाकर यहाँ पर नक्सलियों ने हमला किया, और ये 2 साल बाद बड़ा हमला नक्सलियों ने किया था। और साफ तौर पर ये समझ में आता है कि अपने साथियों को, यानी आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उन्हें खास तौर पर टारगेट करके ये हमला किया गया, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं। बद्रीधाम के कपाट खुल गए हैं, दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे हजारों भक्त। फूलों से विराट सिंह द्वार को सजाया गया है, और प्राचीन मठ मंदिरों में भी फूलों से उसे सजाया गया है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। फूलों से विराट सिंह द्वार को सजाया गया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्राचीन मठ मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से, दूसरे कारणों से लोगों की यहाँ पहुँचने की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब चूँकि कोरोना का डर नहीं है लोगों को, इस वजह से भी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। फूलों से विराट सिंह द्वार को सजाया गया है, प्राचीन मठ मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मनमोहक सुंदर तस्वीर बद्रीनाथ धाम की। तो दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे हजारों भक्त, और ये लाइव तस्वीर, ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं IBS 24 पर।
बद्रीनाथ धाम को किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। तो श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे हैं और विराट सिंह द्वार को सजाया गया है फूलों से। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल खबर का, जहां पर मिशन 2023 को लेकर एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज बैठक में सीएम शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 28 लोकसभा सांसद भी इसमें शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 7 बजे सांसद और विधायकों की बैठक होगी। एमपी बीजेपी में की चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी कार्यालय में आज बैठक होगी, तो चुनावी तैयारियों को लेकर ये बैठक है। बैठक में 52 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बूथ विस्तारक अभियान के प्रभारी भी शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ मेरे सहयोगी श्रवण के साथ। नमस्कार।